फ्रेंड्स, हम सरस्वती पांडे गोविंद पांडे का भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसमें पहले भी 6 पार्ट आ चुके हैं और ये 7वां पार्ट है, जिसमें हम हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो हम शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन देख लेते हैं कि उन्होंने किस तरीके से अपना काल विभाजन दिया है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन काल विभाजन का पहला विभाजन क्या है? चारण काल, जिसे 700 से 1300 ईस्वी तक माना है इन्होंने। इसके बाद दूसरा है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण काल। इसके बाद है जायसी की प्रेम कविता तीसरा। चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा है मुगल दरबार। छठा है तुलसीदास। सातवां है रीति काव्य। आठवां तुलसी के अन्य प्रवृत्ति। और 9वीं विभाजन है 18वीं शताब्दी। इसके 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। इसके बाद है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। 11वां विभाजन। तो इन्होंने कितने कालखंडों में विभाजित किया है? 11 कालखंडों में विभाजित किया है। और एक और मतलब लास्ट में एक अध्याय के रूप में दिया है उन्होंने, वो उसे 12 कर देते, लेकिन 11 कालखंडों में इन्होंने विभाजित किया है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को क्या कहा था? चारण काल कहा था। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बन जाता है। चारण काल से अभिहित किया था। इसके बाद है ग्रियर्सन ने चारण काल के अंतर्गत कितने 9 कवियों को, पुष्य कवि, खुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद, जगनिक, जोधराज एवं सारंगधर का उल्लेख किया है। ठीक है, तो ये 9 कवि कौन कौन से जिसमें चारण काल के अंतर्गत रखे गए हैं? पुष्य कवि मतलब पुष्पदंत, खुमान सिंह, केदार, उसके बाद है केदार भट्टई, उसके बाद है कुमारपाल, उसके बाद अनन्यदास, उसके बाद चंद्रबरदाई चंद नाम से, जगनिक, जोधराज एवं सारंगधर का उल्लेख किया है। इसके आगे देख लेते हैं। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। तो कैसा किया है? प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है, ये आप याद रखना। इसके बाद ग्रियर्सन ने कालों का नामकरण एक आधार पर नहीं किया है। आगे हम देखते हैं मिश्र बंधु का काल विभाजन। तो इनका काल विभाजन है मिश्र बंधु का। इन्होंने 4 कालों में बांटा है, नहीं 5 कालों में बांटा है इनका। आगे देख लेते हैं। पहला है, इसको भी 2 कालों में बांटा, पहले को भी सबको 2-2 कालों में बांट दिया। फिर तो प्रारंभिक काल जो है, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तर प्रारंभिक काल में इनकी समय सीमा देख लेते हैं। तो पूर्व प्रारंभिक काल की 700 से 1343 विक्रमी संवत, और विक्रमी संवत में से आप 57 माइनस करोगे तो आपका ईस्वी सन निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे है इसी का दूसरा उत्तर आरंभिक काल, जो 1344 से 1444 विक्रमी संवत है। इसके बाद है मध्यमिक काल, जो पूर्व मध्य काल 1445 से 1560। वहीं प्रौढ़ मध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रमी संवत। उसके बाद है अलंकृत काल। इन्होंने रीति काल को क्या नाम दिया? अलंकृत काल दिया है। ये आपको याद रखना है कि पूछ लिया जाता है। तो पूर्व अलंकृत काल में 1681 से 1790 विक्रमी संवत, और उत्तर अलंकृत काल 1791 से 1889 विक्रमी संवत। उसके बाद है इन्होंने परिवर्तन काल दिया है 1890 से 1924। तो ये पूछ लिया जाता है कि इन्होंने मतलब सन देकर पूछ लिया जाता है कि इस काल को क्या नाम दिया है। तो परिवर्तन काल इन्होंने अलग से नाम दिया है। आगे देखते हैं। और 5वां काल, इनमें चौथा काल जो परिवर्तन काल हो गया। 5वां काल क्या है इनका? वर्तमान काल नाम से है, जो कि 1926 विक्रमी संवत से अब तक माना जाता है, मतलब जब तक ये इतिहास लिखा गया। इसके बाद हम आचार्य शुक्ल का काल विभाजन देख लेते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते ही है। तो पहला है आदिकाल, जिसे इन्होंने दोहरा नामकरण किया है। तो इसमें वीरगाथा काल नाम दिया गया। इसमें जो 1050 से 1375 विक्रमी संवत। ठीक है, उसके बाद है दूसरा पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल, विक्रमी संवत 1375 से 1700। इसके आपको याद रखने हैं सब। इसके बाद उत्तर मध्यकाल रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रमी संवत। इसके बाद आधुनिक काल गद्यकाल 1900 से 1984 विक्रमी संवत। इसके बाद हम देख लेते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन।
तो इनका है पहला काल है संधि काल, जो कि 750 विक्रमी संवत से 1000 विक्रमी संवत है। उसके बाद है चारण काल, 1000 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत। उसके बाद है भक्ति काल, 1375 से 1700 विक्रमी संवत। उसके बाद है रीति काल, 1700 से 1900 विक्रमी संवत। उसके बाद है आधुनिक काल, 1900 से अब तक माना जाता है आधुनिक काल। ये राम कुमार वर्मा का काल विभाजन हो गया। उसके बाद देख लेते हैं हम गणपति चंद्रगुप्त का काल विभाजन। इन्होंने किया है काल विभाजन? तो इन्होंने किया आदिकाल 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी सन। उसके बाद है पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600 ईस्वी सन। उसके बाद है उत्तर मध्यकाल सन 1600 से 1857 ईस्वी। उसके बाद है आधुनिक काल 1857 से अब तक। इसका गणपति चंद्रगुप्त का काल विभाजन है। आगे देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। डॉक्टर नगेंद्र का काल विभाजन है। तो इनका है आदिकाल 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। उसके बाद है दूसरा भक्ति काल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक। उसके बाद है रीतिकाल 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक। उसके बाद है आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अब तक। ठीक है, तो आधुनिक काल को आगे विभाजित किया वो देख लेते हैं। तो पुनर्जागरण काल भारतेंदु काल 1857 से 1900 ईस्वी। उसके बाद है जागरण सुधार काल द्विवेदी काल 1900 से 1918 ईस्वी। उसके बाद है छायावाद काल 1918 से 1938 माना है इन्होंने। ठीक है, और बाकी लोगों ने कितना माना? 1936 तक माना है 18 से। आगे है छायावाद उत्तर काल। उसके बाद आएगा हमारा प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953। उसके बाद है नवलेखन काल 1953 से अब तक। आगे देख लेते हैं बच्चन सिंह का काल विभाजन है, डॉक्टर बच्चन सिंह का। तो उन्होंने 4 खंडों में बांटा है। कौन कौन से हैं ये हम देख लेते हैं कालखंड। तो अपभ्रंश काल है पहला, इसकी कोई समय सीमा नहीं दी। उसके बाद है भक्ति काल सन 1400 से 1650। उसके बाद है रीति काल 1650 से 1857। उसके बाद है आधुनिक काल 1857 से अब तक। उसके बाद आदिकाल का नामकरण किसने, विद्वान ने क्या नामकरण दिया है आदिकाल के लिए, वो हम देख लेते हैं। तो जॉर्ज ग्रियर्सन का भी आप देख चुके हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया था? चारण काल दिया था। आगे देखते हैं, एक मिनट। आगे है प्रारंभिक काल किसने दिया है? तो मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल नाम दिया है। एक मिनट, ठीक है, प्रारंभिक काल किसका है? तो मिश्र बंधु का है। उसके बाद बीज रोपण काल है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीर गाथा काल है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद है सिद्ध सामंत काल, ये पूछ लिया जाता है किसका है? राहुल संस्कृतायन। बाद वीर काल डॉक्टर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। उसके बाद संधि एवं चारण काल राम कुमार वर्मा। वहीं आदिकाल किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और आधार काल सुमन राजे। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं रीति काल का नामकरण किस विद्वान ने क्या दिया है उनके अनुसार। तो रीति काव्य जो दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है। अलंकृत काल दिया है रीति काल को नाम मिश्र बंधुओं ने। रीति काल नाम किसने दिया? तो रामचंद्र शुक्ल ने। श्रृंगार काल दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। कला काल दिया है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। इसके बाद देख लेते हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत और डॉक्टर महेंद्र नाथ दुबे द्वारा भाषा की दृष्टि से किया गया काल विभाजन क्या है? ऐसी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर एक बार देख लेते हैं हम। पृष्ठभूमि अभट्ट काल, उन्मेष काल भाषा ब्रजकुली पुरानी ब्रजी पौरविया खड़ी बोली एवं अवधि काल। पूर्व भाग ब्रज भाषा अवधि काल। इसके बाद उत्तर भाग खड़ी बोली काल। इसके आगे हम देख लेते हैं आदिकाल की पूर्व पीठिका। ठीक है, इसके हम पढ़ लेते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वर्णित आदिकाल के संदर्भ में जो कथन है वो हम देख लेते हैं प्रमुख। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। किसका कथन है? तो शुक्ल के कथन है सारे हम जो देख रहे हैं। और शुक्ल के सभी कथन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं राजाश्रित कवि और चारण। जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राज
सभाओं में सुनाया करते थे। उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों एवं गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। उन्होंने आदिकाल का नाम क्या रखा था? वीर गाथा काल। उसी के ऊपर है ये। आगे देखते हैं। अपभ्रंश नाम से पहले वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। तो अपभ्रंश नाम सबसे पहले कहाँ मिलता है? वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहासेन विक्रमी संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सिद्धों की उद्गृत रचनाओं की भाषा देश भाषा आश्रित अपभ्रंश की पुरानी हिंदी काव्य भाषा है। तो शुक्ल ने क्या कहा? सिद्धों की उद्गृत जो रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश, कौन सी देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। आगे है पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सोर सेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। आगे है ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कथन है इनका। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति की पदावली के ऊपर ये कथन कहा है। आगे महत्वपूर्ण पंक्तियाँ देख लेते हैं काव्य की। तो पहला है जो जन शासन भाषाई सो भई कहियण सारू। ये किसकी ये पंक्ति है? तो देवसेन की पंक्ति है। ये आप देखते रहना सारी पंक्तियाँ। इसके बाद है पंडित शैल सत्य बखानी देही रुद्र बसंत न जानी। ये है सरहप्पा की पंक्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब इम्पोर्टेंट है। तो श्रावकाचार्य की ये देवसेन की है जो जिन शासन, तो शासन से याद रखना देवसेन। उसके बाद पंडित शैल सत्य बखानी, ये सरहप्पा की पंक्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। आगे है जही मन पवन न संचरई। ये भी किसकी पंक्ति है? सरहप्पा की। घोर अंधेरे चंद्रमणि जिम्मी उज्जय करे ही। ये भी सरहप्पा की पंक्ति है, घोर अंधेरे चंद्रमणि वाली। उसके बाद है कौआ तरवर पंचविडाल। ये लूपा की पंक्ति है। भावना हुई या भावना ना जाई, लूपा की है। भावना हुई या भावना हुई, जो भी है। इसके बाद है फोर्थ सहजे थर करी वारुणी साध। ये वारुणी साध, वारुणी से याद रखना, लूपा की पंक्ति है। और पांचवी है एक ना किज्जय मंत्र ना तंत्र, कड़प्पा की पंक्ति है, मंत्र और तंत्र वाली। उसके आगे है मंत्र तंत्र वाली कड़प्पा की होगी। उसके बाद हम देख लेते हैं हालो डोंबी तो पुच्छिम सद्भावे सदगुरु पाओ पाए जाइब पुणे चिड़ ऊरा। ये किसकी? कड़प्पा की पंक्ति है। ये भी हालो डोमी वाली किसकी है? तो कड़प्पा की है। भल्ला हुआ जो मारिया, ये हेमचंद्र की पंक्ति है, इंपॉर्टेंट है। पिया संग में कहूँ न दड़ी, ये भी हेमचंद्र की पंक्ति है। इसके बाद है गंगा जाऊना माझे बहिरे नाई। ये नाई वाली पंक्ति, बहिरे नाई वाली पंक्ति किसकी? डोमिप्पा की। और नगर बहारी डोबी तोहरी कुंडिया छाई, ये किसकी है? तो ये कड़प्पा की है। कुंडिया छाई कड़प्पा की पंक्ति है। इसके बाद है जोई जाई सो बहन नाडिया, ये पूरी पंक्ति इसको मिलाकर कड़प्पा की है। इसके बाद जिम्मी लोण विल्लजई पानी एहि तिमी धारणी लई चित्ते, ये कड़प्पा की है। जिम्मी लोण वाली, नमक लोण मतलब इसमें नमक को कहा गया है। आगे है देसिल बहना सब जग मिठा तैसन जप हो बट्टा, ये तो इम्पोर्टेंट पंक्ति है और बहुत ज़्यादा फेमस भी है विद्यापति की। हिंदू बोले दुरही निकारा छोटे तरुका भगवी मारा, ये किसकी? कीर्ति लता से ली गई है, विद्यापति की। हिंदू बोले दुरही निकारा छोटे तरुका भगवी मारा, ठीक है, मारो। आगे देख लेते हैं हम मनहु कला शशि भान कला सो है सो बनिए, ये पृथ्वीराज चौहान की मतलब पृथ्वीराज रासो से ली गई पंक्ति है और इम्पोर्टेंट है। मनु कला शशि भान कला चंद्रबरदाई की पंक्ति है पृथ्वीराज रासो से। आगे देख लेते हैं बज्जे घोर निशान रान चौहान चाहो दिशा, तो इससे चौहान से आपको पता ही चल जाएगा कि ये किसकी है? पृथ्वीराज रासो से है। उसके बाद है उड्डत राज पृथ्वीराज बाघ मनोवीर नट, तो पृथ्वीराज नाम ही आ गया इसमें, पृथ्वीराज
12 बरस लोग ऊपर जिए और तेरे लिए जिए सियार, ये भी इम्पोर्टेंट और फेमस पंक्ति है जगनिक की। उसके बाद है एक थाल मोती से भरा मीर खुसरो पहचान जाओगे, एक नार अचरज किया, ये भी मीर खुसरो पहचान जाओगे। गोरी सोबे सेज पर मुख पर डाले केस, यह मीर खुसरो की, इन्होंने किसके लिए कहा था? ये तो निजामुद्दीन औलिया के लिए कहा था, इनके गुरु के। तो आप बता सकते हैं, ये पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन एक बार आया भी है। मेरा जोबन नवेला भयो है गुलाल, तो ये किसकी है? मीर खुसरो की है। उसके बाद 14वीं पंक्ति देखते हैं, जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराए नैन बनाए बत्तियाँ, ये भी मीर खुसरो की पंक्ति हैं। इसके बाद है 15वीं, सरस वसंत समय भल पावली पाव, ये है इसकी विद्यापति की पदावली से। कली कहल पिया सांझरे जाइव मई मारू देश, तो ये कली कहल पिया सांझ फिरे जाइव मई मारू देश, ये किसकी है? विद्यापति की पदावली से ली हुई है। आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य है प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी, ठीक है। प्राकृताभास हिंदी का तात्पर्य क्या है कि प्राकृताभास हिंदी तात्पर्य क्या है? प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी, ओके। इसके बाद है सेकंड पॉइंट, कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का प्रयोग किया, एक पुरानी अपभ्रंश का और दूसरी बोलचाल की देसी भाषा का। किसका? एक पुराने अपभ्रंश का और दूसरी बोलचाल की देसी भाषा का। उसके बाद है गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता है, ठीक है। उसी प्रकार दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित हिंदी काव्य भाषा का बोध होता है। ये इम्पोर्टेंट तथ्य है सभी। आगे है भरत मुनि विक्रमी संवत कौन सी? 3री सदी में नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा कहा है। क्या कहा है? लोक भाषा को उन्होंने देश भाषा का कहा है। इसके बाद अपभ्रंश या प्राकृतभास हिंदी रचना विक्रम की 7वीं सदी से होने लगी। इसके बाद 84 सिद्धों के नाम हम देख लेते हैं एक बार, कौन कौन है। वैसे 84 सिद्ध सभी नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं एक बार। तो है लुइपा, जिनको उच्च स्थान दिया गया है, ये कायस्थ थे। फिर है लिलपा, विरूपा, डोमिपा क्षत्रिय थे, सवरप्पा क्षत्रिय थे, सरप्पा ब्राह्मण थे, कंकालिपा शूद्र थे, मिनिपा मथुरा थे, गोरक्षपा चिरगिप्पा राजकुमार, वीणप्पा राजकुमार, शांतिपा ब्राह्मण, पृथ्वीपा तंतवा, चमरिपा चर्मकार, खंडप्पा शूद्र, नागार्जुन ब्राह्मण, कड़प्पा कायस्थ। तो हम इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। नागार्जुन है, कड़प्पा है, रूपा है, डोमिप्पा है, लुइपा है, सवरप्पा है, सरहप्पा है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कौन है, बाकी नाम आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो बाकी तो ज़्यादा है नहीं, एक कुकरिप्पा है इसमें इम्पोर्टेंट, और कौन है? बस इसमें तो इम्पोर्टेंट यही है, बाकी आगे देख लेते हैं हम, और भी है तो। ये रे पर जालंधर का है इम्पोर्टेंट, ये रे ब्राह्मण थे। राहुल पा या राहुल पत्री में बोला जाता है, इसको ही तो उनको बोला जाता है, सरप्पा को। इसके बाद है चरपटिया चरपटका, और ये याद रखनी है, मतलब स्त्री जो थी सिद्ध उसमें कनकलपा, मणिभद्रा, मेखलपा और कलप्पा, ठीक है। मणिभद्रा, कनकलपा, मेखलपा और कल्पा थी एक और थी लक्ष्मीकरा, 3 थे शायद, 4 योगिनियाँ थी, 3 ये रही लक्ष्मीकरा। तो इसमें कितनी योगिनियाँ हैं? 4 योगिनियाँ हैं। 1 मिनट हम पूरा देख लेते हैं। एक होगी लक्ष्मीकरा, क्योंकि पूछ लिए जाते हैं लेडीज़ जो थी इसमें कि कौन कौन योगिनी थी। ये हो गई हमारी 4, मणिभद्रा, मेखलपा और कनकलपा और लक्ष्मीकरा, ठीक है। इन चारों को आप याद रखना, बाकी तो ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम। सिद्धों में सबसे पुरानी सरह या सरोज वज्र माने जाते हैं, जिसको सरप्पा कहा गया है। सरोज वज्र के कई नाम दिए गए, सरह, सरोज वज्र, राहुल भद्र ऐसे।
हरप्पा। ठीक है। महासुखवाद का प्रवर्तन वज्रयान शाखा में हुआ। कौन सी शाखा में हुआ था? वज्रयान शाखा में। महासुख का अर्थ है आनंद स्वरूप ईश्वर तत्व, प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। गोरखनाथ का नाथ पंथ मूल रूप से वज्रयान शाखा का ही एक रूप है। तो महासुखवाद भी कहाँ से आया था? वज्रयान शाखा से आया था। और नाथ पंथ जो का मूल रूप जो है वज्रयान शाखा का ही एक रूप है। ठीक है। इसके बाद गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। तो हठ योग का प्रवर्तन किसने किया है? गोरखनाथ ने। आगे है वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। तो वज्रयानियों का कौन सा भाग था? पूर्वी भाग था। पूर्वी भाग था। आगे बढ़ते हैं। गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में किया। तो गोरखनाथ ने किस में किया था? पश्चिमी भागों में किया था। जबकि सिद्धों का भी पूर्वी भाग था और वज्रयानियों का भी कौन सा था? पूर्वी भाग था। जो गोरखनाथ ने अपने प्रचार देश ग्रंथों का प्रचार किया था वो पश्चिमी भागों में किया था, विशेषकर राजपूताने और पंजाब में। राजपूताने पंजाब में। उसके बाद नाथों की संख्या कितनी मानी गई? 9 मानी गई है। ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें नवनाथ कहा जाता है। इसमें गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में इसका नाम निम्न क्रम में बताया गया है। तो इनके क्रम भी देख लेते हैं। नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। एक बार और पढ़ लेते हैं ताकि याद हो जाए। नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जालंधर और मलयार्जुन। इसके बाद अब हम देख लेते हैं अपभ्रंश साहित्य। अपभ्रंश साहित्य हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि किसको माना है? तो स्वयंभू को माना है और इनको ही हिंदी का प्रथम कवि मान लिया है इन्होंने। अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को इन्होंने क्या माना है? हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसको? तो रामकुमार वर्मा ने। आगे देखते हैं। स्वयंभू 8वीं सदी 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। इसके बाद स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। आगे है स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए जाते हैं, पौंचर्यु, ऋठणेमीचर्यु और स्वयंभू छंद। तो कितने ग्रंथ हैं इनके? याद रखना, पूछे जाते हैं ग्रंथ। पौंचर्यु, ऋठणेमीचर्यु और स्वयंभू छंद। आगे है स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा या तथा व्यास कहा जाता है। तो वाल्मीकि और व्यास किसे कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है अपभ्रंश भाषा का। आगे देख लेते हैं। स्वयंभू ने अपनी भाषा को क्या कहा है? देसी भाषा कहा है। इसके बाद स्वयंभू के पौंचर्यु को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। उन्होंने अधूरा छोड़ दिया था, तो उसके कुछ पार्ट को जो है किसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। इनके पुत्र ने, जैसे जगनिक के पुत्र ने पृथ्वीराज रासो के कुछ पार्ट को पूरा किया था, उसी तरीके से शंभू के पुत्र ने पौंचर्यु के कुछ पार्ट को जो है पूरा किया था। इसके बाद है पौंचर्यु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित किया गया है। इसके बाद शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ में शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्यपुंड को, ये पुष्पदंत को कहा गया हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो किसको? पुष्यपुंड कौन है? पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि माना है इन्होंने। आगे देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्य समर्थ अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्पदंत, इसका आविर्भाव कब हुआ? 9वीं सदी में हुआ। आगे है सामान्य धारणा है कि पुष्पदंत का आविर्भाव 972 ईस्वी 10वीं सदी में हुआ। पुष्पदंत की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उन्हें देख लेते हैं हम। 63 महापुरुष गुणालंकार, 63 महापुरुष गुणालंकार है। उसके बाद नय कुमार चर्यु, उसके बाद जसहर चर्यु। आगे है पुष्पदंत के 63 महापुरुष गुणालंकार को हिंदी में किस नाम से जाना गया? महापुराण नाम से जाना जाता है और इस रचना को पूछ लिया जाता है। इसके बाद महापुराण में कितने महापुरुष हैं? तो 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। आगे पुष्पदंत ने अपने चरित्र काव्य में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। ज़्यादा पुष्पदंत के साहित्य की रचना शुद्ध धार्मिक भाव से की गई है। आगे देख लेते हैं हम। अपभ्रंश और अवहट्ठ में चौपाई 15 मात्राओं का छंद है। इसके बाद पुष्पदंत को हिंदी का बहुभूति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुष्पदंत को हिंदी का बहुभूति कहा जाता है। ये याद रखना, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाका की जड़ कहा है। किसने कहा है? शिव सिंह सेंगर ने
जो पुष्पदत्त है उस पुष्पदत्त को भाका की जड़ कहा है शिव सिंह सेंगर ने। आगे देखते हैं हम। पुष्पदत्त स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक आदि उपाधियों से भूषित किया। तो जो पुष्पदत्त उन्होंने स्वयं को ही ये सब उपाधियाँ दी हैं। क्या? अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक की उपाधियाँ। ठीक है। हरिशेन ने अपने धम्म परिख में अपभ्रंश के 3 कवि माने। कौन से? चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्पदत्त। किसने माने? हरिशेन ने माने हैं। आगे देखते हैं। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पत्नियां बंद का प्रवर्तक सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। किसका? पतड़िया बंद का। किसको? स्वयंभू ने चतुर्मुख को। उसके बाद है पद्धरि, 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। पद्धरि छंद क्या है? 16 मात्राओं का एक मात्रिक छंद है। इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पद्धड़िया बंद कहा गया है। तो ये याद रखना पड़ा है, एक प्रकार का छंद है पद्धरि छंद अपभ्रंश का। इसके बाद है पुष्पदत्त मान्य खेट के प्रतापी राजा कर्ण के महात्म्य भीम के सभा कवि थे। इनके सभा कवि कौन थे? कर्ण के महात्म्य भीम के सभा कवि थे पुष्पदत्त। इसके बाद है धनपाल, वाक्यपाती राज, मुंज के कवि सभा रत्न थे। जिसमें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। किसको? धनपाल को। धनपाल की भविष्य कहा आती है। इसके बाद है अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं सदी में भविष्यत कहा, इनका इम्पोर्टेंट जो रचना है भविष्यत कहा की रचना की। इसके बाद 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरि द्वारा लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन रास 1114 ईस्वी को जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है। उपदेश रसायन रास को किसका? ही जिनदत्त सूरि का है। और एक जिन धर्म सूरि का भी है, वो भी मतलब अलग अलग है, इनको आप ध्यान रखना, कंफ्यूजन हो जाता है। जिनदत्त का है उपदेश रसायन रास। इसके बाद देखते हैं एक मिनट। इसी को रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना गया है। आगे पढ़ते हैं। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। ठीक है। उपदेश रसायन रास क्या है? अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। आगे है रास काव्य परंपरा हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय किसको? भारतेश्वरी बाहुबली रास को जाता है। हिंदी में प्रवर्तन किया रास काव्य किसने? तो भारतेश्वरी बाहुबली रास 1184। और इसको गणपति चंद्रगुप्त ने प्रथम कवि माना है। ये शालिभद्र सूरि द्वारा रचित है। और इनका काल जो माना था उन्होंने 1184 से शुरुआत माना था ना, आदिकाल का। और इनको प्रथम कवि माना है। उसके बाद उपदेश रसायन में 80 पद्यों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। ठीक है। कितने पद्यों का? 80 पद्यों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। उसके बाद है अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेत्तर रास ग्रंथ है। मतलब मुसलमान कवि के द्वारा लिखा गया पूछा जाए, ठीक है, तो यह मुस्लिम ने कवि ने लिखा है, या हिंदी का पहला मुस्लिम कवि कौन है? तो अब्दुल रहमान आ जाएगा। इसका ग्रंथ है संदेश रासक, धर्मेत्तर रास ग्रंथ है। उसके बाद देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा? संदेश रासक। तो मुसलमान कवि द्वारा लिखा, जो भी बताया था मैंने, प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक। आगे पढ़ते हैं। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। ठीक है। ये कैसा काव्य? खंड काव्य है, याद रखना। इसके बाद विद्वानों ने उसका समय 12वीं सदी का उत्तरार्ध और 13वीं सदी का आरंभ माना है। किसका? तो इसका अब्दुल रहमान के संदेश रासक का समय क्या माना? 12वीं सदी का उत्तरार्ध और 13वीं सदी का आरंभ। 12वीं सदी का उत्तरार्ध। उसके बाद है मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। कौन? मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कहे जाते हैं राम सिंह। उसके बाद है डॉक्टर हीरालाल मुनि राम सिंह को अभिभाव काल जो 1057 के लगभग मानते हैं। मुनि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा नाम की रचना की। कौन सी? पाहुड़ दोहा नाम की रचना, इनकी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य आरंभ 6ठी सदी के जोइंदू से माना जाता है। अपभ्रंश काव्य का जो दोहा काव्य है उसका आरंभ कब से माना गया? 6ठी सदी के जो जोइंदू थे उनसे माना जाता है। आगे है जोइंदू ने 2 पुस्तकों की रचना की है।
परमात्मा प्रकाश और योगसार। तो जो इनकी कौन कौन सी पुस्तक है जो कि 6वीं शताब्दी के हैं? परमात्मा प्रकाश और योगसार। उसके बाद है जॉर्ज गिरिसन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। पुष्य कवि मतलब पुष्पदंत, कुमार सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद, जगनिक, सारंगतर एवं जोधराज। ये हमने ऊपर अभी पढ़ा था। इसके बाद मिश्र बंधु ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल को 700 से 1400 विक्रमी संवत के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया। वो देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं और उनका समय क्या है। तो पुष्यपुंड, इनकी रचना अज्ञात है। ये 770 विक्रमी संवत है। अज्ञात कवि हैं कुमार रासो, इनकी जो रचना है यहाँ पे कवि का नाम नहीं दिया है। 890 विक्रमी संवत। वैसे कुमार रासो को हम किसका? कुमार रासो को हम दलपत विजय का बोलते हैं, तो ये कुमार रासो है। इसके बाद नंद कवि, रचना इसकी अज्ञात है 1137। उसके बाद हम खाली ये पढ़ लेते हैं इनके जो कवियों के नाम है, इनकी समय सीमा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो पुष्यपुंड को माना है। एक मिनट, ठीक है। तो पुष्यपुंड अज्ञात कवि हैं कुमार रासो के। नंद कवि मसूद कुतुबन अली, उसके साइदान चारण संपतसान की रचना है। अकरम फैज वर्तमाल इसकी रचना है। चंद की पृथ्वीराज रासो, जगनिक की आला छंद जो है। केदार कवि। इसके बाद बार दरवेणी अज्ञात है। जलहन। इसके बाद भूपति भागवत दशम स्कंद भाषा इनकी रचना है। नरपति नाले की विसल देव रासो है। लल्ल सिंह की विजयपाल रासो इंपॉर्टेंट है। सारंगकर की अमीर रासो है, अमीर काव्य है। उसके बाद अमीर खुसरो है। उसके बाद मुल्ला दाऊद है। नूकर चंदा की प्रेम कथा, प्रेम कहानी। इसके बाद गोरखनाथ, 40 ग्रंथ हैं इनके। इसके बाद देख लेते हैं मिश्र बंधु ने अपने मिश्र बंधु विनोद के अगले संस्करण में नाथ पंथियों और सिद्धों को शामिल करते हुए इस काल में के कवियों की संख्या 75 तक पहुंचा दी है। ठीक है, तो इस काल कितनी संख्या पहुंचा दी है? 75 तक पहुंचा दी है। आगे हम देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकाल रचनाओं को 2 भागों में विभक्त किया है, अपभ्रंश और देश भाषा बोलचाल की रचनाएं। तो उनके अपभ्रंश में जो है 12 रचनाओं को शामिल किया अपभ्रंश की रचनाओं में। शुक्ल की टोटल कितनी रचनाएं मानी है? उन्होंने 12 मानी है। उसमें से अपभ्रंश की जो रचनाएं हैं वो 4 हैं। विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। विजयपाल, हमीर रासो और कीर्ति लता, कीर्ति पताका। उसके बाद देश भाषा काव्य की जो रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। कुमार रासो, इसके बाद विसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जयमंगल चंद्रिका। इसके बाद परमाल रासो या आला का मूल रूप जो है तो उसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली। आगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। इसके बाद हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के राज दरबार में रहते थे। आगे पढ़ लेते हैं। आचार्य के व्याकरण का नाम क्या है? तो सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, ये इंपॉर्टेंट ग्रंथ है इसका। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किसका ग्रंथ है? तो हेमचंद्र का इंपॉर्टेंट का पूछ लिया जाता है और ये व्याकरण ग्रंथ है। हेमचंद का व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है। कौन सी भाषा है? संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश है। उसके बाद हेमचंद प्रसिद्ध जैन आचार्य थे और इनका जन्म 1088 ईस्वी में हुआ। कब? 1088 में। उसके बाद हेमचंद के अन्य पुस्तकों का नाम क्या है? कुमार पाल चरित्र, उसके बाद योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन, देसी नाम माला कोश। ठीक है, तो इनकी रचना एक बार और देख लेते हैं। कुमार पाल चरित्र, उसके बाद योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन और देसी नाम माला कोश। आगे एक मिनट। हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। क्या है? ये इम्पोर्टेंट है, देख लेना। हेमचंद को व्याकरण का पाणिनि कहा जाता है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र भट्टी के समान एक द्विआश्रय काव्य की भी रचना की। तो ये पूछा गया था एक बार नेट के एग्जाम में, द्विआश्रय काव्य की रचना किसने की है? तो हेमचंद्र ने की है। उनको प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है उन्हें।
इसके बाद है सोमप्रभ सूरी गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे। इनका आविर्भाव कब हुआ? 1252 विक्रमी संवत से माना जाता है। सोमप्रभ सूरी की जो रचना वो है कुमारपाल प्रतिबोध, ठीक है। 1241 विक्रमी संवत में गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत का काव्य है। कुमारपाल प्रतिबोध किसका है ये याद रखना है, सोमप्रभ सूरी का, और गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत का काव्य है ये। इसके बाद जैन आचार्य मेरुतुंग ने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ की रचना की संस्कृत भाषा में। किसमें की थी? संस्कृत भाषा में। उसके बाद है प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालव नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं, ठीक है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना ये याद रखना। और प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे किसके मिलते हैं? तो जो मालवा के जो राजा चाचा मुंज के कहे हुए मिलते हैं, जो उनके चाचा थे उनके। इसके बाद है प्रबंध चिंतामणि में दूहा विद्या में विवाद करने के 2 चरण की कथा आई है, इसलिए अपभ्रंश काव्य को दूहा विद्या भी कहा जाने लगा। इसके बाद है आगे, एक मिनट, अपभ्रंश से पूर्व दोहे का प्रयोग नहीं होता था, ठीक है। इसमें लिखा अपभ्रंश से पूर्व दोहे का प्रयोग नहीं होता था। इसके बाद है लक्ष्मीधर ने 14वीं सदी के अंत में प्राकृत पेंगलम, किसकी रचना है? तो प्राकृत पेंगलम लक्ष्मीधर की कही जाती है, 14वीं सदी में नाम एक ग्रंथ का संग्रह किया था। प्राकृत पेंगलम में कौन कौन है? तो विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं का संकलन किया गया है। उसके बाद है प्राकृत पेंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। प्राकृत और अपभ्रंश के छंदों की विवेचना की गई है। आगे देखते हैं, प्राकृत पेंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा गया है। क्या कहा गया है? प्राकृत पेंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र कहा गया है। आगे है प्राकृत पेंगलम की टीका वंशीधर नामक विद्वान ने लिखी। उसके बाद है सारंगधर एक अच्छे कवि और सूत्रकार थे। आगे सारंगधर ने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह बनाया। उसके बाद सारंगधर पद्धति में बहुत से सावर मंत्र और भाषा चित्र काव्य भी दिए गए हैं। आगे देख लेते हैं, आचार्य शुक्ल ने प्राकृत पेंगलम के कुछ छंदों को आधार पर हमीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की, जिसका रचनाकार कौन है? सारंगधर। ज़्यादा राहुल संस्कृतन ने जज्जल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया है। ज़्यादा हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है हमीर शब्द अमीर का विकृत रूप है, जो किसी पात्र का न होकर विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। आगे है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो बोला है कि हमीर शब्द अमीर का विकृत रूप है, उसके ये किसी पात्र का न होकर विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो हमीर के बारे में किसने बोला है? ये विकृत रूप है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला है। और इसका रचयिता जो राहुल संस्कृतायन ने किसको माना है? तो जज्जल कवि को माना है। इसके बाद देख लेते हैं, शिव सिंह सेंगर के अनुसार चंद की औलाद में सारंगधर कवि हुए, जिन्होंने हमीर गौरा और हमीर काव्य भाषा में बनाया था। ज़्यादा सारंगधर पद्धति संस्कृत भाषा में लिखा एक पद्यकोश है। सारंगधर पद्धति क्या है? संस्कृत भाषा में लिखा एक पद्यकोश है, किंतु बीच बीच में देश भाषा के वाक्य भी आ जाते हैं। उसके आगे देख लेते हैं हम, श्री मल्लदेव राजा की प्रशंसा में सारंगधर पद्धति में श्री कंठ पंडित संग्रहित एक श्लोक है। ये आप देख सकते हैं, जो श्लोक लिया गया है इसमें नून बादल छाई के पसरे निसराण शब्द खर। पूरा श्लोक आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं, ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे डॉक्टर बच्चन सिंह ने अनुमान व्यक्त किया है कि सारंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं। किसने माना है? बच्चन सिंह ने माना है कि सारंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता है। आगे हम देखेंगे सिद्ध साहित्य को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब तक के लिए आज का वीडियो यहीं तक। इसके लिए धन्यवाद। और मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको मिल सके और चैनल को प्रमोट करें। वीडियोस आपको मिलते रहेंगे ऐसे ही। धन्यवाद।